दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हरियाणा के कैथल के अंबेडकर नगर में हूँ और किसी के धांस भी लग जाए या किसी के कोई कांटा लग जाए या सुई लग जाए तो कितना दर्द होता है। और 1.5 से लेकर 2.5 इंची की गोली अगर किसी के घुस जाए तो कितना दर्द होता है। ये असहनीय दर्द हम वहाँ समझ सकते हैं कि जहाँ हमें कील, सुई या कांटा लग जाए। और हमारे साथ बैठे हैं 22 वर्षीय अनूप कुमार जी, जो कि भारत बंद 2 अप्रैल के भारत बंद में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए गए थे और उन्हें पुलिस की गोली लगी, जो कि पुलिस ने बिना सोचे समझे वहां पर फायरिंग की थी और उसी में ही इनके पैर पे लेफ्ट जो लैग है उनके पैर पे गोली लगी थी। यूटीवी में आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। आपको 2 अप्रैल में गोली लगी थी, क्या गोली लगने का क्या कारण? सर, हम ये जो SC/ST कानून था हमारा, जो हमारे लिए रक्षक कवच के समान है बिल्कुल। अगर ये छूट गया तो सब कुछ ही ख़त्म है हमारे लिए। एक मजबूत कवच था हमारा, जो इन्होंने सरकार ने ये 20 मार्च को रद्द कर दिया था। ऊपर से इन्होंने ऐसा कर दिया कि ये DSP लेवल की जांच होगी, तो हमें वैसे ही नहीं कोई बराबर समझता है तो DSP तक कौन जाने देगा। तो इसी कारण मतलब ये भारत बंद का ऐलान हुआ था, जो कि तारीख 2 अप्रैल रखी गई थी। तो हम लोग यहाँ से इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने बाबा साहब के नीले झंडे के नीचे चले गए थे, जो हमारा चौक है इधर नए बस स्टैंड के पास और सुपो कोर्ट है, वहाँ पर गए थे हम। तो हम वापसी में आते वक्त तकरीबन 1:30 बजे के आसपास नए बस स्टैंड के चौक पर थे। तो हम वहाँ से शांतिपूर्ण बिल्कुल नारों की वजह से जय भीम ऐसे आवाज़ें लगा रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब एक साइड ना कुछ अलग सी लड़ाई हुई, जो कुछ अलग से लोग थे। मैं उनको पहचान तो नहीं पाऊँगा, लेकिन थे कुछ अलग से, क्योंकि हमने जो भारत बंद में लोग देखे थे वो कुछ उनसे अलग थे। यानी भारत बंद में जो लोग थे वो आपकी बरादरी के, आपके जान पहचान के लोग थे। हाँ। पर जो और अलग लोग दिखे वो अलग लोग थे, यानी कि आपकी बरादरी के, आपके मोहल्ले के, आपके शहर के नहीं थे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही था। पर वो उनकी हाथापाई हुई तो एक साइड वो चल रही थी और एक साइड हम खड़े थे जो सिर्फ धरने दे रहे थे। तो उधर से मतलब कि गोलियां चल रही थी, तो एक गोली शायद वो पुलिस वालों की होगी, क्योंकि उन्हीं के पास है जो कुछ है, या उन्हीं को नॉलेज है कि कहाँ से क्या हो रहा है। जो इनकी CBI है, जो भी है, सब इन्हीं का है। तो मेरे को एक गोली लेफ़्ट लेग में लगी और मैं उधर ही गिर गया, एकदम से बिल्कुल होश खो गया था। लेकिन थोड़ी देर 5-7 सेकंड बाद मैंने होश संभाले। उधर से मैं थोड़ी देर घिसरा वापसी की तरफ, तो मुझे कुछ लड़के हॉस्पिटल ले गए। उधर मैं बिल्कुल होश में था कि मेरे को गोली लगी है, मेरे को निशान है। तो उधर वहाँ पे हमारी DC साहिबा थी, नाम नहीं मेरे को याद है उनका, और SP साहिबा थी आस्था मोदी जी, और DSP थे सतीश गौतम। हाँ, तो वो आए और IG के करनाल रेंज के IG आए थे। वो आए, वो बोले कि आपको क्या लगा? मैंने कहा जी मेरे को ऐसे लगा, मतलब मेरी टांग जवाब देगी मैं चलने के लिए, तो इधर मेरी टांग छूट गई। मतलब क्या लगा? मैंने कहा जी गोली ही लगी होगी, मतलब गोलियां चल रही थी, आवाज़ें आ रही थी। वो बोले कि ईंट या कोई डंडा वगैरह लगा होगा। नहीं सर, मेरे को पूरी सोधी है, मतलब होश आवाज़ है कि मेरे को गोली ही लगी है, डंडा और ईंट पत्थर तो बिल्कुल भी नहीं लगे। तो उधर मैं मतलब कि वो आए थे। ईंट पत्थर या कोई डंडा लगा होता तो बॉडी के पार नहीं होता। हाँ, मेरी बनियान है जो उसमें भी सुराख है, बिल्कुल गोल छेद है। और ईंट पत्थर से इतनी जल्दी, ये फीमर है सबसे मेन हड्डी है, ये टूटती नहीं है। तो ये एकदम से टूट के, तो इतना ज़्यादा खून वगैरह निकला। और जो उधर मेरी पैंट थी जिसमें सुराख हुआ था, वो पैंट उसी दिन गायब कर दी मेरी। अच्छा, यानी पुलिस प्रशासन ने उसे गायब कर दिया। हाँ, मतलब किसी ने ये जिम्मेवारी नहीं समझी कि अगर सच जो झूठा ये बात की बातें पहले इसके सबूत को, लेकिन हमने दोबारा पैंट ढूंढने की कोशिश की, वो मिली नहीं मेरे को। तो मतलब ऐसा हुआ। फिर मैं 3-4 दिन बाद रोहतक PGI रेफर हो गया, उधर मेरा ऑपरेशन हुआ। जाते वक्त हो गया था, लेकिन मेरी इधर जख्म बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 1 हाथ रखा जाता था, इतना बड़ा जख्म था।
डॉक्टर बिल्कुल सीरियस थे कि मतलब इतना ज़्यादा ये ब्लड वगैरह, इसकी टांग भी कट सकती है, लेकिन बस जो हो गया मतलब बच गया है और टांग बची। डॉक्टर ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए अपना हाँ। अच्छा काम किया और हाँ, आपकी बिल्कुल। टांग बच गई। हाँ, डॉक्टर ने वरना वो बिल्कुल काटनी पड़ जाती। हाँ, इतना ज़्यादा ब्लड निकल चुका था कि मेरे मतलब टांग के ज़्यादा चांसेस थे कटने के। तो बस इसी तरह मेरे यहाँ पे भी कैथल में मुझे तकरीबन 6 से 7 जो यूनिट खून चढ़ा है, उधर भी जाके 2 यूनिट खून चढ़ा मेरे को। तो इतना ज़्यादा वो हो गया था। फिर मेरा नहीं 13 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ और 15 तारीख को मैं घर आया। तो मैं उसके बाद जो अपना अप्रैल मई जून जुलाई में जाके मैं स्ट्रेचर से चलना शुरू किया मैंने। और फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैंने हॉकी से चलना शुरू किया और उसके बाद आज 9 महीने के आसपास हो गया टाइम। तो अभी मैं ठीक ठाक चलता हूँ, मतलब कि ज़्यादा ठीक नहीं, ठीक ठाक ही चलता हूँ। काम चलाओ अभी हाँ, आप बस ठीक ठाक चल रहे हैं। दिखने लायक ही चलता हूँ। सर्दी में निकल नहीं सकता मैं, आधा किलोमीटर से ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस दौरान मेरा सब कुछ ही बदल गया है, मतलब कि एजुकेशन, मेरी फिजिकल स्टैंडर्ड सब कुछ ख़त्म हो गया है। गोली यहाँ से बाहर आई थी? हाँ, लगी यहाँ से थी। लगी यहाँ से थी, यहाँ से गोली लगी है और यहाँ से आपके पार हो गई थी। हाँ, ये फीमर टूट गई थी, तो हड्डी में ही हो गई थी पूरी। आर पार हो गई थी। तो ये निशान जो है ये ऑपरेशन का है। के हैं। अच्छा, ये टाके हैं, इधर से रोड डली है, यहाँ से रॉड डली है, यहाँ से। अच्छा, ये वाली। ये रोड डली है। अच्छा। ट्रीटमेंट कितने दिन चला अंदाजा? तकरीबन 8 महीने। और गोली कौन से दिन लगी थी? गोली मेरे को 2 अप्रैल को लगी है, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे। तो अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन यही चाहता हूँ, जो भी हुआ है इस चीज़ की जांच की जाए, जो दोषी है उसको मेरे को तो लगता नहीं कोई दोषी है, क्योंकि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से धरना हुआ था। मैं तो कभी देखा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद भी गोलियां चलना किस चीज़ का वो है? एक तरह से संविधान की रक्षा में हम गए थे, जो हमें रक्षा दी गई है, हम सरकार से वो कर रहे थे। तो गोलियां चलाने का तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो हमें देश से ही निकाल दो या हमें पाकिस्तान ही भेज दो, वो है सही हिसाब से। तो हमारे साथ हर जगह, हर समय, हर मोमेंट पे यही धोखा होता है हमें। पर आप ये कह रहे हैं कि हमें इससे अच्छा तो देश से निकाल दो। पर इस देश के मूल निवासी तो आप ही हैं, आपको क्यों निकाला जाए? जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा वो भागे ना इस देश को छोड़ के। क्या करें फिर? जो हमारे पूना पैक्ट के समझौते से पैदा हुए नेता है वो पैरवी नहीं कर रहे, नहीं तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। अभी आप ही देख लो, आज की स्टेटमेंट है कि 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पे, और हम जनसंख्या के अनुसार से 85% है, और हमें अब भी वही 49.5%, वो भी एक तरह से ऐसे देखते हैं कि हमें लोग ये बोलते हैं कि आप कोटे से आए हो या कोठे से आए हो। अगर हम कहीं ना कहीं काबिल हो जाते हैं, और कहाँ पे काबिल? 4 क्लास में, C ग्रुप में, D ग्रुप में, बस यहीं पे। अगर कोई पढ़ भी जाता है तो उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि उसके आसपास का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है, वो मजबूर हो जाता है दोबारा गुलाम होने पे। पर वर्तमान सरकार ने तो सारी जॉब जो है वो प्राइवेट कर दी हैं, तो फिर आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? आपको आरक्षण कहाँ से मिलेगा? आप ये देखिए ना, इंडिया के अंदर सिर्फ 2% गवर्नमेंट जॉब है, और उसी में ही आरक्षण है, और उसमें भी इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद 98% है, उसके में कोई आरक्षण नहीं है। तो आर्थिक कहाँ से मजबूती हुई? तो इसका मतलब ये है कि सरकार बहुत ही दोहरा रवैया अपनाती है। पहले कितने कांड होते हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है और न्याय मिलता है। हम 2 अप्रैल को इतनी शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब के झंडे के नीचे इतना अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया ने जिसने भी देखा कि इतनी भीड़, इतनी मतलब शांति से प्रदर्शन किया, और उसके बाद भी गोलियां चली, और ऊपर से 12 से 13 लोगों की मौत हुई है। 13 लोग। हाँ, तो इस हिसाब से ये सरकार बेवजह की बातें करती है कि ये वो है, दलित को सिर्फ वोटों के लिए ही याद रखा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने अभी कहा कि दलितों को वोटों के लिए याद रखा जाता है। क्या दलित को इतनी समझदारी नहीं है कि जो हमारा शोषण कर रहे हैं उसको हमने वोट ही नहीं देना है? समझदारी है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है।
ये अपने जब आप वोट ही नहीं देंगे तो वो आगे कैसे आ जाएगा? आगे क्या बढ़ने नहीं दिया? नहीं, अगर वोट का उपयोग नहीं करेंगे तो ये बाबा साहब के साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी है, क्योंकि उन्होंने ये अधिकार दिया है हमें, और वोट ही नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? मजबूरन में करना पड़ता है। वो हमें मतलब कि यहाँ वहाँ की बातों में एडजस्ट कर देता है, तो फिर वो इधर का कुछ और मैटर है, उधर का कुछ हो रहा है, और टोटल मिलके एक ही मैटर बन जाता है फिर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी वोट लेने आता है वो जाकर के उस मनुवादी सरकार में जाकर के मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, वहीं फिट हो जाता है। ये हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, जैसे रामविलास है, रामदास अठावले है, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो आरक्षण की वजह से ये बैठे हैं। जिस दिन आरक्षण खत्म कर दिया, ऐसे मतलब हो ही चुका है लगभग, तो ये तो कहीं ना कहीं बचा है, लेकिन राजनीति में तो बिल्कुल ही खत्म है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने जो ये 2-3 नाम गिनाए, रामदास अठावले, रामदास पासवान, रामविलास पासवान, दिल्ली में हमारे एक उदित राज जी भी हैं, जिनका नाम पहले राज्यसभा सांसद, हाँ वो भी हैं, रामराज उनका पहले नाम था। ये लोग सब मलाई खा चुके हैं, इनकी उम्र तो पूरी हो चुकी है। इन्हें अब आरक्षण मिले ना मिले, अब इन्हें आरक्षण का क्या चाहिए? आरक्षण की जरूरत आप जैसे युवाओं को है ना, उनकी तो उम्र भी हो चुकी है, 60 साल के सभी हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये है ना, जब भी वोटिंग की बारी आती है या किसी नेता की, तो सिर्फ इन्हीं को उठा के दिखा देते हैं कि ये है दलित समाज से, लेकिन वो दलित समाज से नहीं है, वो रामराज से हैं। और रामराज अम्बेडकरवाद में दिन रात का फर्क है। अम्बेडकरवाद कहीं और है, ये रामराज से, मनुवाद से हैं। इन्होंने बिल्कुल भी ये कहीं पे भी ये नहीं किया कि हमारे समाज के साथ क्या हो गया, हम क्यों भेजते हैं इनको, इसीलिए भेजते हैं ताकि हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब आप राजनीति में किसको चाहते हैं कि जो राजनीति में आपका प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनके इस देश की दुर्दशा जो है उसको सही कर सके? अगर राजनीति की बात है तो सबसे पहले और आखिरी नाम बहन कुमारी मायावती जी का ही है, क्योंकि उन्होंने 2 अप्रैल के समर्थन में उससे पहले भी प्रदर्शन किया था कि इस समाज के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो चुका है, तो इनको ये खलती भी है। और आप कल ही का देख लो, जब गठबंधन की पुष्टि हुई तो इन्होंने CBI जांच शुरू कर दी, लेकिन बहन जी डरने वाली नहीं है। और अब की बार 2019 में बहन जी की सरकार 100% बनेगी। अगर नहीं भी बनेगी तो हम कहीं पे भी वोट नहीं करेंगे, और बिल्कुल भी कोई किसी दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वोट देंगे तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को देंगे, इसके अलावा हम किसी और पार्टी को नहीं? हाँ बिल्कुल, हमारा वोट निर्वाह करने वाली जो है वो यही पार्टी है। हाँ, जब हम स्ट्रेचरों में पड़े थे या हम पर केस हुए तो बहन जी ने ही हमारी सुनवाई की थी, और इसके अलावा कोई भी नहीं आया। कोई भी दलाल, किसी अदर पार्टी का हमारा नेता जो अपने आप को दलित हितैषी कहता है, कोई भी नहीं आया। हमारा वोट BSP को चला गया तो हम ये मान रहे हैं कि हर बार जीत रहे हम, आए या ना आए। ये तो एक मूवमेंट है और जो चलती चलेगी और बढ़ती ही जाएगी। साहब कांशी राम का नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, और अभी ये UP में बहुजन की बात हो रही है और दिल्ली पे रही बहन जी कुमारी मायावती राज करेंगी। देखिए UP में तो बहन जी का राज आया, 4 बार आया, वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर भी बनी। क्या राजस्थान में भी वो ये राज आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बीच में ये मनुवादी लोग हमें बहला लेते हैं। जो दूसरे हैं अपनी वोट को कीमत के नहीं समझ सकते। आप यहीं से लगा लो कि एक मुर्गे का 150 रुपये किलो आ, लेकिन एक वोट की कीमत इन्होंने सिर्फ 70 रुपये में लगा दी है। तो इसी करके एक दारू की बोतल पे, अच्छा, अद्धा पौआ जो, हाँ बिल्कुल उसी पे ही। ये इन्हीं की वजह से है कि हम इस कगार पे पहुंच गए कि गोलियां खानी पड़ रही हैं, और ये सोच रहे हैं कि अब बदलाव हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव की कहीं और पे लड़ाई लड़ी जा रही है देश के किसी भी हिस्से में, और ये लड़ाई लड़ती जाएगी जब तक कि हम अपने आप को बराबरी का दर्जा ना पा सकें। आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, अगर दोबारा भारत बंद की कोई कॉल होती है और इस तरीके का आंदोलन होता है तो आपके तो पैर में गोली लगी है, आप क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं और डर भी होगा। क्या इस डर के कारण आप दोबारा
उन आंदोलनों में जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं, हरियाणा में एक ही कहावत है कि क्या तेरे को गोली लगी है या तेरा हार्ट फट गया है, मतलब कि तो मेरी तो दोनों चीज़ हो चुकी है। अब डरने का तो सवाल ही नहीं है, डर तो मेरा 2 अप्रैल को चला गया था। तो अगर बात गोलियां की आई तो अब की बार तो एक ही है, वो तो चलाने वाले की हिम्मत थी कि उसने कहाँ चलाई है। मैंने तो सब कुछ शरीर अपने आज्ञा कर दिया था, तो उसने टांग पे ही ठीक लगा तो उसने वहाँ चलाई। लेकिन हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। अगर अगली बार 2 अप्रैल जैसा कोई भी आंदोलन होगा, सामाजिक आंदोलन, तो हम सबसे आगे मिलेंगे। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं, किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है। ये हमें कहीं पे भी दबा नहीं सकते किसी भी दम पे। मैंने ये भी सुना है कि आपके आस पड़ोसी या मोहल्ले में, पूरे भारत में एक ये रूमर फैला हुआ है कि भाई अब की बार अगर भारत बंद या कोई आंदोलन हुआ तो हम नहीं जाएंगे, हमें जेल में बंद कर देते हैं, हमें गोली मार देते हैं। ये डर है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे पास यहीं भी कोई भी डर नहीं है, और जिनको डर लगता है वो ना जाएं, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि एक संविधान ही है जिसे हमें बराबर चलने का या बराबर समझने और सोचने की सुविधा दी है या अधिकार दिया है। तो उसी को अगर हम ख़त्म करने के पक्ष में, मतलब बचाने के पक्ष में नहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? जिसका हम खाते हैं उसी के बारे में बोलना चाहिए। तो संविधान है, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उससे ज़्यादा क्या होगा? हम एक ही हैं, तो कुर्बान हो जाएं, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। कुर्बान हो जाएंगे, हम एक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोस्त आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग शहीद हुए, 13 लोग शहीद हुए और हज़ारों की तादाद में लोग जेल में गए और सौयों की तादाद में लोगों को गोलियां लगी और घायल हुए, तो उन लोगों को 13 तारीख को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक प्रोग्राम किया जा रहा है जो सम्मान समारोह है, बहुजन सम्मान समारोह। और आप लोगों के सम्मान में वो प्रोग्राम किया जा रहा है और आपको वहाँ पर सम्मान भी दिया जाएगा, मंच पे आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको कैसा लग रहा है कि आपका भी नाम उस इतिहास में दर्ज हो गया? देखिए, जहाँ तक 2 अप्रैल की बात है, ये तीसरी क्रांति है सबसे बड़ी। एक क्रांति वो थी जब सम्राट अशोक ने पूरे देश को जीत लिया था, उन्होंने फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो मनवादियों को बहुत ही मतलब कि वो चुभ गई थी बातें। उसके बाद बाबा साहब आए 14 अक्टूबर 1956 को, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और तीसरी क्रांति ये है 2 अप्रैल, जो इतनी बढ़ चढ़कर और इतनी शांतिप्रिय तरीके से बाबा साहब को साथ लेके चले हैं। एक तरह से मतलब को लोकतंत्र को जीवित कर दिया इन लोगों ने। और जहाँ तक सम्मान की बात है, तो हम बिल्कुल सबसे पहले हम ही जाएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ के उपस्थित हैं। गए तो और भी बहुत लोग थे, लेकिन हम इस चीज़ के ज़िंदगी भर उपस्थिति हैं कि कभी बात चलेगी तो हम गए थे और बिल्कुल आगे भी जाएंगे। इतिहास में कभी भी नाम लिया जाएगा तो उसमें आपका भी नाम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे क्रांति की बात हो चाहे शांति की बात हो, हम सबसे आगे हैं। अच्छा, शांति और क्रांति की तो बात हो चुकी है, जो ये सम्मान समारोह है इसमें आप कितने लोग लेके जाएंगे? क्योंकि 2 अप्रैल के जो भारत बंद में आप हज़ारों लोगों को लेके गए थे, तो इस प्रोग्राम में जो सम्मान समारोह है, जिन लोगों की जो शहीद हुए थे उनकी शहादत को याद किया जाएगा। आप लोग जो घायल हुए थे, आपकी जो घायल हुए थे उन लोगों को याद किया जाएगा वहाँ पर, आप लोगों को सलूट किया जाएगा वहाँ पर। तो आप कितने लोग लेके पहुँचेंगे? मैं यहाँ से हज़ारों लोग लेके जाऊँगा, क्योंकि वो जो शहीद हुए हैं उनके साथ हमारा बहुत ही पर्सनल रिश्ता हो चुका है, रिश्ता बंध चुका है कि हम और ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम उस चीज़ से रह गए, हम इस दुनिया में रह गए हैं, लेकिन वो चले गए हैं। लेकिन हम उनका बिल्कुल ही ज़रूर जाएंगे उन्हें श्रद्धांजलि देने। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि चलो 8 से 9 महीने बाद ही, और ये भी ठीक है कि हमारे समाज को याद है, लेकिन इन मनोवादी लोगों ने हमें बिल्कुल ही दबा दिया है। और आप पीछे इधर हरियाणा से लगा लो, ये मतलब वैर विरोध की तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम्पल है, यहाँ पे जाट आरक्षण हुआ, उन लोगों को गोलियां लगी, उनको नौकरियां भी दी गई, मुआवजा भी दिया गया और केस भी ख़त्म किए गए। उसके बाद 25 अगस्त 2017 की बात है, यहाँ पे डेरा राम रहीम पे जो केस चला उसके अंदर भी फायरिंग वगैरह हुई, उन्हें भी गोलियां लगी और उन्हें भी मुआवजा दिया गया। लेकिन ये कुछ अलग थी, ये अपनी राजनीति में ये अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं और अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको भी मजबूत रखते हैं। लेकिन हमारे कुछ दलाल हैं जो इस चीज़ को दबा गए बिल्कुल ही। जैसे आप रामराज का नाम लिया, वो सबसे पहला ही नंबर है मेरे ख्याल में। उसके बाद रामदास अठावले हैं, जो भी है, कोई बात नहीं, आप अगर आप अलग पार्टी से तो कोई बात नहीं, हम आपको वोट करेंगे, लेकिन आप पहले
समाज से तो जुड़ो, समाज के क्योंकि लिए तो समाज बात से करें। ही निकल के गए हो आप। जिस दिन आप ये आरक्षण, राजनीति आरक्षण खत्म हो गया, आप एक पंच नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है और ये मनुवाद साबित भी कर चुका है। आप इधर से ला लो, ये जो यूपी में है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये राम मंदिर के पीछे पड़ा है, लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो अपने समाज के पीछे पड़ा है। ये क्या कारण है? क्या राम मंदिर हमें रोजगार देगा, सम्मान देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। जो हमें देगा वो है सिर्फ संविधान, और हमें संविधान की रक्षा के लिए हर समय हर पल तैयार हैं, चाहे कैसी स्थिति में हो, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे हमारे पास कपड़ा है या नहीं, लेकिन हम संविधान की रक्षा में और उसके सम्मान में हमेशा तैयार हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, जो लोग छूट गए थे 2 अप्रैल को हमसे मिलने के लिए या विचार साझा करने के लिए, हम रामलीला ग्राउंड में बहुजन सम्मान महासभा में पहुंच रहे हैं और मैं सबसे पहले जाऊंगा, और आप सभी को भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक आंदोलन है 2 अप्रैल के लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं, जो हमें इस क्रांति में छोड़कर चले गए हैं, उनको सम्मान के लिए हम ज़रूर पहुंचेंगे। और आप भी बढ़ चढ़कर भाग लेना इसमें, जो 13 जनवरी 2019 को रविवार को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में है, और आप सभी ज़रूर पहुंचना। मैं आपसे दिल से अपील करता हूं कि आप अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों के साथ यहां पर ज़रूर पहुंचना, और ये देश का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा, सम्मान समारोह होगा, जिसमें जो बहुजन समाज के क्रांति युवा शहीद हुए हैं उन्हें सम्मान दिलाने के लिए। और मेरा नाम अनूप कुमार रंगा है और मैं कैथल से हूं, अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 12 से। दोस्तों, अनूप कुमार रंगा जी तो 13 तारीख के प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। क्या आप लोग भी पहुंच रहे हैं? और अगर आप लोग नहीं पहुंचे तो शायद जो इन लोगों की शहादत 13 लोगों की गई, और ये लोग जो घायल हुए, इनको गोलियां लगी, मारा गया, पीटा गया, जेलों में बंद किया गया, उनका हौसला बुलंद करने के लिए हमें पहुंचना चाहिए। अगर हम नहीं पहुंचे तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि हमारे बहुजन समाज के साथ ये धोखा होगा, बेईमानी होगी। और बहुजन समाज ना तो धोखेबाज है और ना बेईमान है। आप रामलीला ग्राउंड 13 तारीख को दिन रविवार सुबह 10 बजे से पहले आप वहां पहुंचें। ये मत सोचिएगा कि प्रोग्राम 1 घंटा लेट होगा, 2 घंटा लेट होगा। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे उतनी हम अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैथल से मैं मिलेंद्र गौतम, कैमरा पर्सन आशु के साथ। आप इनवाइटेड हैं सभी के साथ, सभी पूरे परिवार, मित्र और सब आस पड़ोसी सभी पहुँचे, और आपकी हिम्मत को हम लोग भी सल्यूट करते हैं और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ।